जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रीमर ऑफ यूपीएससी में। तो एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे क्लास 6 के हमारे अतीत चैप्टर 10 के बारे में, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इसके पहले हमने चैप्टर 9 तक के वीडियो और शॉर्ट नोट्स चैनल के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं और वॉच कीजिए और पूरे एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, मैप के माध्यम से। ठीक है, तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए, आप लोगों के लिए ऐसे ही शॉर्ट नोट्स लाने के लिए। ठीक है, तो जो ये हमारा चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य, ये हमारा मोस्टली गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, गुप्त वंश, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि जो गुप्त वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे तो वो समुद्रगुप्त थे। ठीक है, समुद्रगुप्त थे। अब इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली, तो अशोक स्तंभ के अभिलेख जो कि इलाहाबाद में है, उससे हमें जानकारी मिली है, जिसमें विशेष किस्म के एक प्रशस्ति था। प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा। ठीक है, तो उससे हमें ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिली है। देखिए, इसके पहले जो हमने चैप्टर 9 पढ़ाया है उसमें सारी चीज़ें बैकग्राउंड में क्लियर है, आप उसे जाके वॉच कीजिए, उसे देखिए, उसकी क्लास कीजिए, उसके बाद इसको करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली, तो अशोक स्तंभ के अभिलेख पर एक लंबे एक अभिलेख पे एक विशेष किस्म की प्रशस्ति थी, उसके बारे में उससे हमें पता चली। और प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा। समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे हरिसेन। ठीक है, हरिसेन दरबारी कवि थे, जो कि एक काव्य के रूप में भी इन्हीं के द्वारा रचना की गई थी। प्रशस्ति लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। ठीक है, अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या हुआ है कि इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। कवि ने क्या किया है ना कि जो भी राजा की एक योद्धा, चाहे युद्ध को जिताने वाले राजा, जो कि विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूपों से भरपूर प्रशंसा की है। इसमें इनको समुद्रगुप्त को कहे हैं कि योद्धा, राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप से में भी भरपूर प्रशंसा की है। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा भरपूर की गई है। ठीक है, जो हरिसेन थे वो 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। चूँकि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के लेखक हरिसेन ही हैं, तो हरिसेन ही इसमें क्या करते हैं कि जो 4 विभिन्न प्रकार के राजा थे और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति, जो समुद्रगुप्त नीतियाँ बनाते थे, उसका वर्णन किए हैं। और वो नीति कौन कौन से थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 4 नीति हैं। ठीक है, तो क्या किया है समुद्रगुप्त ने कि आर्यवर्त के 9 शासकों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया है। जो आर्यवर्त के जो राजा थे उनसे युद्ध हुआ और उनको हराकर समुद्रगुप्त ने अपने राज्यों को उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जो कि उनके राज्य हुआ करते थे। तो समुद्रगुप्त जब जीत गए तो उनके भी क्षेत्र को, उनके भी राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, पहला इनका नियम और जो नीति था वो ये है। दूसरा है कि दक्षिण पथ के 12 शासकों को हराया और समुद्रगुप्त के समक्ष समर्पण किया और शासन करने की अनुमति दे दी। ठीक है, देखिए इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि जो दक्षिण पथ के जो 12 शासक थे वो सब क्या गए थे कि हार गए थे, कि अपने युद्ध वगैरह में हार गए थे। तो हार जाने के बाद ये लोग समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समर्पण जब कर दिए तो समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ठीक है, हार भी गए लेकिन और उनको अनुमति भी मिल गई जब ये समर्पण कर दिए। तो आगे देखते हैं, जो हमारा पड़ोसी देश का आंतरिक क्षेत्र है ना, जिसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। संघ जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है, ये लोग क्या करते थे ना कि समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। कि अनेक राजा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, चौथा हमारा काम है कि उनका काम है कि श्रीलंका के शासकों ने अधीनता स्वीकार कर लिया। अब इसको हम लोग समझेंगे कि जो बाह्य इलाके के शासक थे वो संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें क्या हुआ कि जो श्रीलंका के शासक भी थे वो भी संभवतः कुषाण और शक के थे। तो इन्होंने क्या किया, जो ये श्रीलंका के जो शासक थे वो क्या किए कि समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किए। ठीक है,
और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से करा दिए थे। ठीक है, ये मैप है, इसमें कौन कौन से जो राज्य थे, प्रमुख नगर राज्य गुप्त काल के, उसको हमने इंगित कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे बना लीजिएगा और देख लीजिएगा। देखिए यहाँ ये जो क्षेत्र है ये आर्यवर्त का है, ये आंतरिक राज्य है, यहाँ से यहाँ ये सब आंतरिक राज्य हैं। यहाँ पाटलिपुत्र, ये नालंदा, फिर ये है बाह्य राज्य। ठीक है, ये बाह्य राज्य है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बना के इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त की माँ के बारे में। समुद्रगुप्त की माँ का नाम है कुमार देवी, जो लिच्छवी गण की थी, और इनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्हें महाराजाधिराज के उपाधि दी गई थी। समुद्रगुप्त के पिता कौन है? चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे और इन्हें महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त ने भी इस उपाधि को ग्रहण किया है। ठीक है, मतलब यह उपाधि, महाराजाधिराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण की है। समुद्रगुप्त की माँ का नाम क्या है? कुमार देवी, पिता चंद्रगुप्त, पिता गुप्त वंश के पहले शासक थे और ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए थे। समुद्रगुप्त ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चूँकि जो इनके दादा परदादा हैं वो सब महाराजाधिराज के, मतलब महाराजा के रूप में ही है, तो ये हमें समझ में आता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में जो हमें जानकारी, मतलब समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, ये समुद्रगुप्त के पुत्र हैं। याद कीजिएगा, समुद्रगुप्त की माँ का नाम कुमार देवी, पिता का नाम चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बेटे का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। इनकी भी जो वंशावली है, जो कि पूर्वजों की सूची, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था कि पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया था। मतलब अंतिम शासक को, अंतिम जो शक शासक था, जो शक वंश के शासक थे, उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में। ठीक है, बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही कालिदास और आर्यभट्ट रहते थे, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। ठीक है, जैसे कि हम लोग गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चला, उसी तरह जो अन्य शासक थे उनकी जीवनी से भी पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन एक राजा थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवन चरित्र लिखी है हर्षचरित्र के नाम से, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। पहली बात कि इनके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनकी जीवनी जो है हर्षचरित्र, और हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट, और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि ही थे। जब वो लोग दरबारी कवि थे तो वही लोग तो जीवनी लिखते थे, क्योंकि वही तो बार बार देखते रहते थे सब, मतलब राजा की नीतियों का पालन, ये सब उसको लिखते थे। तो हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी मिलती है हर्षचरित्र से, और हर्षचरित्र के लेखक है बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। फिर एक चीनी तीर्थयात्री थे स्वान सांग। इसके बारे में हमने चैप्टर 9 के बारे में पढ़ा है कि ये कौन थे। ये भी क्या हुआ कि हर्ष के दरबार में मतलब हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय तक रहे और उन्होंने भी बहुत कुछ विस्तृत विवरण दिया है हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन थानेश्वर के राजा बने। थानेश्वर के राजा कैसे बने, इसके बारे में आप लोग सुनिएगा कि हर्षवर्धन थे वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, और ना ही वो अपने पिता और बड़े भाई, मतलब कि ना ही वो कोई मतलब कि बड़े पद पे थे, वो बड़े बेटे भी नहीं थे। क्या हुआ था कि उनके पिता और उनके भाई की मृत्यु हो जाने पर ये थानेश्वर के राजा बने। उसके बाद ये कन्नौज को अपने अधीन कर लिए और बंगाल पर आक्रमण किया। ठीक है, कन्नौज पर अधीन कर लिए, जैसे कि उनके जो बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे, तो ये कन्नौज पे अपना अधीन कर लिए और बंगाल पे आक्रमण किए। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया, जो कि बंगाल के शासक ने किसे मारा? उसके बहनोई को, जो कि कन्नौज के मतलब राजा थे। ठीक है, कन्नौज के शासक थे। तो जब उन्हें मार डाला तो ये क्या किया कि बंगाल पर आक्रमण किए और कन्नौज को अपने अधीन कर लिए। ठीक है,
मगध और बंगाल को भी जीतकर जब हर्षवर्धन को जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता उन्हें और किसी जगह पर नहीं मिली थी। तो जब वे नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश किए तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्हें रोका। हर्षवर्धन के बारे में यही स्टोरी थी कि हर्षवर्धन कैसे कैसे क्या क्या किए, कैसे कन्नौज को अपने अधीन किए और बंगाल के कैसे आक्रमण किए बंगाल पर, और जब वो दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश किए तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। तो जो पल्लव और चालुक्य थे वो दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य कहाँ कहाँ से था, तो उनकी जो राजधानी थी कांचीपुरम थी, और इसके आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक इनका राज्य फैला था। मतलब कांचीपुरम और उसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक पल्लव का राज्य फैला था। अब चालुक्यों का राज्य कहाँ कहाँ तक था, तो कृष्णा और तुंगभद्र नदियों के बीच ये चालुक्यों का राज्य था, फैला था, और इनकी राजधानी ऐहोल है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा है, और इनके बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो दरबारी कवि रवि कृति के प्रशस्ति से मिले हैं। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है, तो रवि कृति के प्रशस्ति से। याद रखिएगा लोग किसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली है। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ठीक है, रवि कृति के अनुसार क्या हुआ था कि उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। उसके अलावा उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा पर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम के दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। इन्होंने पल्लवों के राजा पे भी आक्रमण किया था, जिन्हें छुपने के लिए कांचीपुरम की दीवार के पीछे छुपना पड़ा था। ठीक है, अब है हमारा पल्लव और चालुक्यों। पल्लव और चालुक्यों का अंत राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने किया है। चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने पल्लव तथा चालुक्य को समाप्त किया है। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके बारे में हम लोग और 7 क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब राज्यों का प्रशासन कैसा था इसके बारे में जानेंगे कि राज्यों का प्रशासन कैसा था। तो पहले की राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। ठीक है, राजाओं द्वारा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक या सैन्य रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाया जाता था। तो ये इनके राज्यों का प्रशासन था। कैसे प्रशासन करते थे इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। और ये महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिकी पद बन गया। ठीक है, जो भी ये इम्पोर्टेंट पद था इनके शासनकाल में वो आनुवंशिकी पद बन गया। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। जैसे जो हरिसेन थे उनके पिता भी मुख्य न्याय अधिकारी थे, महादंड नायक। उसके बाद हरिसेन में उनके पिता के बाद वो भी वही पद ग्रहण किए, वही पद उनको भी दिया गया। ठीक है, कभी कभी एक व्यक्ति 2 पदों पर भी कार्य करते थे। इनके राज्य के प्रशासनों में क्या होता था कि कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करते थे। जैसे हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य भी थे, अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हाँ देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि कवि हरिसेन महादंड नायक के साथ साथ कुमार मात्य भी थे। कुमार मात्य का अर्थ होता है महत्वपूर्ण मंत्री या संधि विग्रहक, जैसे जो युद्ध या शांति के विषय मंत्री होते, जो युद्ध और शांति से संबंधित मंत्री होते थे। बैंकर और शहर के व्यापारी, सार्थवाही यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक यानी मुख्य शिल्पकार। तो इन लोगों का बहुत बोलबाला था। ये लोग जैसे कि प्रधान मतलब जो शिल्पकार तथा कायस्थ, जो कायस्थ होते थे यानी लिपिकों के प्रधान के जैसे लोग होते थे। इन लोगों का बहुत बोलबाला था उस टाइम। जो मुख्य बैंकर होते थे, शहरों के व्यापारी होते थे, उन्हें नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापारी को काफिलों को नेता, फिर मुख्य शिल्पकार, इन लोगों के बहुत बोलबाला थे। जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते थे उनके बोलबाला थे। बाद में जो शक्तिशाली हो जाते थे वे अपना स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लेते थे। जो बाद में फिर उनके पास पावर हो जाती थी, जो मतलब कि आज भी हम लोग देखते हैं कि पहले कोई किसी के साथ में रहता है, कोई नेता होता है, लेकिन जब बाद में उनको
पास पावर हो जाती है तो वो अपनी राज्य भी स्थापित कर लेते हैं जैसे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नए प्रकार की सेना, नए प्रकार की जो सेना कैसी थी, तो देखिए जो पुराने राजा थे ना, मतलब कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह ही सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार तथा पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जिनकी कोई नियमित वेतन नहीं थी। हाँ, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था, कुछ ही को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे। जो भी ये लोग मतलब भूमि जमीन दे देते थे, उससे भी ये लोग क्या करते थे कि टैक्स लेते थे, जिससे वो सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे जो राजा होते थे। साथ ही वो इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे और राजा को मतलब सैनिक सहायता देते थे ये लोग ही, जो भूमिदान जिनको दिया जाता था। शासक दुर्बल होने के संबंध स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि दक्षिण के राज्यों में सभाएं कैसे होती थी। तो जो पल्लव के अभिलेख हैं उनमें से कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। पल्लव के अभिलेखों में स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है, जिसमें एक है कि ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। जो ब्राह्मण भूस्वामी होते थे, भूस्वामी, उन्हें सभा कहा जाता था। ठीक है, ये सभाएं उप समितियों के द्वारा ये सिंचाई, खेतीबाड़ी, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करते थे। और जो गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था उसे उर नामक ग्राम थी, वो उर नामक ग्राम थी, एक नगरम था जिसे व्यापारियों का एक संगठन कहा जाता था। देखिए अब हम पढ़ेंगे कि उस जमाने में आम लोग कैसे थे। तो इनके बारे में हमें जानकारी कैसे पता चलेगी कि उस जमाने में आम लोग कैसे रहते थे, तो जो नाटक और जो अन्य स्रोत हैं उससे हमें पता चलती है। जैसे कि कालिदास अभी हमने बताया ना कि इन लोगों के दरबार में रहते थे। तो कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, और यह नाटक एक गरीब मछुआरे के साथ जो राजकर्मियों के दुर्व्यवहार हैं उसके बारे में कालिदास जिक्र किए हैं। हालांकि ये प्रेम कहानी से संबंधित है, राजा दुष्यंत और शकुंतला से। तो जब ये गरीब मछुआरों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके बारे में चर्चा की है, तो हमें पता चल रहा है कि उस जमाने में आम लोग कैसे रहते थे। तो इस तरह हमारा अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।